दोस्तों नमस्कार, मैं संजय भाटिया वर्ल्ड नॉलेज चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। अमेरिका और ईरान के बीच में बढ़ती तल्खियां दुनिया भर को परेशान कर रही हैं। हालांकि ईरान इकलौता नहीं है जिसमें अमेरिका की नहीं बनती। गैलप सर्वे और थिंक टैंकों के मुताबिक ऐसे कई देश हैं जिससे अमेरिका की बिल्कुल नहीं बनती। उत्तर कोरिया, चीन, रशिया, वेनेजुएला, सीरिया। आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान की दुश्मनी के बारे में। ईरान साल 2006 से 2012 तक अमेरिका के दुश्मनों की सूची में ईरान पहले नंबर पर जमा रहा, लेकिन इसके बाद के सालों में दुश्मनी का यह आंकड़ा कुछ घटा। साल 2015 में यह सबसे कम 9% तक पहुंचा। साल 2018 के नतीजों में महज 7% अमेरिकी लोगों ने ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। गाहे बगाहे दोनों देशों के बीच तनाव की खबरें सारी दुनिया में हलचल पैदा कर देती हैं। अभी कुछ समय पहले ही ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के अमेरिकी हवाई हमले में मौत के बाद एक बार फिर दोनों देशों की दुश्मनी अपने चरम पर पहुंच गई है। आखिर क्या कारण है अमेरिका को ईरान फूटी आंख भी क्यों नहीं सुहाता? क्या है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि? आइए बात करते हैं। 1953 तख्ता पलट से दुश्मनी की शुरुआत। अमेरिका के साथ ईरान की दुश्मनी का पहला बीज सन 1953 में पड़ा, जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान में तख्ता पलट करवा दिया। निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देकी को गद्दी से हटाकर अमेरिका ने सत्ता ईरान के शाह रजा पहलवी के हाथ में सौंप दी। इसकी मुख्य वजह थी तेल। दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हो कि तेल धर्मनिरपेक्ष नीतियों में विश्वास रखने वाले ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। वो ईरानी शाह की ताकत पर भी लगाम लगाना चाहते थे। ये पहला मौका था जब अमेरिका ने शांति के दौर में किसी विदेशी नेता को अपदस्थ किया था। इस घटना के बाद इस तरह से तख्ता पलट अमेरिका की विदेश नीति का हिस्सा ही बन चुका था। 1953 में ईरान में अमेरिका ने जिस तरह से तख्ता पलट किया, उसी का नतीजा थी ईरानी क्रांति। 1971 में ईरान के खूबसूरत ऐतिहासिक शहर परसेपोलिस में एक शानदार पार्टी हुई। ईरान के शाह ने इसमें युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो, मोनाको के प्रिंस रेनियर और प्रिंसेस ग्रेस, अमेरिका के उपराष्ट्रपति सिप्रो अगेन्यू और सोवियत संघ के स्टेट्समैन निकोलाई पोगनी को बुलाया। लेकिन विदेशों में निर्वासन की जिंदगी बिता रहे ईरान के एक नेता ने 8 साल बाद इस पार्टी को शैतानों की पार्टी बताते हुए शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उस नेता का नाम था अयातोल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी। 1989 में ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले खोमेनी तुर्की, इराक और पेरिस में निर्वासित जिंदगी जी रहे थे। खोमेनी शाह पहलवी के नेतृत्व में ईरान के पश्चिमीकरण और अमेरिका पर बढ़ती निर्भरता के लिए उन्हें निशाने पर लेते थे। खोमेनी के नेतृत्व में शाह के खिलाफ ईरान में असंतोष की बयार ने क्रांति का रूप ले लिया। देश में महीनों तक धरना प्रदर्शन और हड़ताल होने लगे। आखिरकार जनवरी 1979 को ईरानी शाह मोहम्मद रजा पहलवी को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। 2 सप्ताह बाद 1 फरवरी 1979 को ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता के रूप में अयतोल्लाह खोमेनी निर्वासन से वापस लौटे। तेहरान में उनके स्वागत के लिए करीब 50 लाख लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उसके बाद फिर एक जनमत संग्रह हुआ और 1 अप्रैल 1979 को ईरान को एक इस्लामी गणतंत्र घोषित कर दिया गया। दोस्तों, दुनिया कहती है कि इस जनमत संग्रह के पीछे अमेरिका का ही हाथ था। खोमेनी क्रांतिकारी, एक ऐसा देश जिसने क्रांति कर सत्ता पलटी, वो रूढ़िवादी राष्ट्र कैसे बन गया?
इसे लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था प्रोजेक्ट सिंडिकेट ने अपनी एक रिपोर्ट में जर्मन दार्शनिक हना एरेंट की एक टिप्पणी का उल्लेख किया है। एरेंट ने कहा है, ज्यादातर उग्र क्रांतिकारी क्रांति के बाद रूढ़िवादी बन जाते हैं। कहा जाता है कि खुमैनी के साथ भी ऐसा ही हुआ। सत्ता में आने के बाद खुमैनी की उदारता में अचानक परिवर्तन हुआ। उन्होंने खुद को वामपंथी आंदोलनों से अलग कर लिया। उन्होंने विरोधी आवाजों को दबाना भी शुरू कर दिया और इस्लामिक रिपब्लिक और ईरान की लोकतांत्रिक आवाज में एक किस्म की दूरी बननी शुरू हो गई। आगे बात करते हैं 1989 से लेके 1981 तक ईरानी दूतावास का बंधक संकट। क्रांति के परिणामों के तत्काल बाद ईरान और अमेरिका के राजनयिक संबंध खत्म हो गए। तेहरान में ईरानी छात्रों ने एक समूह से अमेरिकी दूतावास को अपने कब्जे में ले लिया था। 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया था। कहा जाता है कि इसमें खुमानी का भी मौन समर्थन था। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर से इनकी मांग थी कि शाह को वापस भेजें। शाह असल में न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज कराने गए थे। बंधकों को तब तक रिहा नहीं किया गया जब तक रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन गए। आखिरकार पहलवी की मिस्र में मौत हो गई और खुमैनी ने अपनी ताकत को और धर्म को केंद्रित किया। दोस्तों, उसके बाद 1980 से लेकर 1988 तक ईरान और इराक के बीच में 8 साल लंबी लड़ाई चलनी शुरू हुई। 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला बोल दिया। ईरान और इराक के बीच में 8 सालों तक खूनी युद्ध चला। असल में सद्दाम हुसैन ईरान में होने वाले बदलाव को लेकर चिंतित थे कि उसकी आग कहीं इराक तक ना पहुंच जाए, इसलिए वो चाहते थे कि उसको वहीं पर रोक दिया जाए और उन्होंने अपनी नाक का सवाल बनाते हुए ईरान के साथ युद्ध शुरू कर दिया। ये युद्ध ऐसा था जिसमें मानवीय पहलू पे कोई विचार नहीं किया गया। आप जानते ही हैं दोस्तों कि किसी भी देश के साथ होने वाला युद्ध अक्सर मानवीय पहलुओं को दरकिनार कर देता है और लाशें जो हैं बिछती चली जाती हैं। इस युद्ध में अमेरिका सद्दाम हुसैन के साथ था। सोवियत संघ ने भी सद्दाम हुसैन की मदद की थी और अंदर खाते ईरान की मदद उस समय इजराइल ने की थी। यह युद्ध एक समझौते के साथ आखिर में खत्म हुआ। सद्दाम हुसैन ये कहते थे कि मेरी जीत हुई है। असल में वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसी बात कह रहे थे। युद्ध में कम से कम 5 लाख ईरानी और इराकी मारे गए थे। कहा जाता है कि ईरान में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था और ईरान में इसका असर लंबे समय तक दिखा। यह वही समय था जब ईरान ने परमाणु बम की संभावनाओं को देखना शुरू कर दिया था। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर जो काम करना शुरू किया था वो 2002 तक छिपा रहा। अमेरिका का इस इलाके में समीकरण बदल गया, इसलिए नाटकीय परिवर्तन देखने को मिलता रहा। अमेरिका ने न केवल सद्दाम हुसैन को समर्थन देना बंद कर दिया बल्कि ईरान के ऊपर हमला करने की भी तैयारी शुरू कर दी थी। कहा जाता है कि अमेरिका के इस विनाशकारी फैसले का अंत ईरान को मिले अहम रणनीतिक फायदे से हुआ। हालांकि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के प्रसिद्ध टर्म एक्सिस ऑफ इवल में शामिल हो गया था। इसके बाद हम बात करेंगे परमाणु कार्यक्रम की तैयारी को लेकर। आगे चलकर यूरोप ने ईरान से परमाणु कार्यक्रम पर बात करना शुरू किया। हावियर सलोना उस वक्त यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि के तौर पर ईरान से बात कर रहे थे। उन्होंने प्रोजेक्ट सिंडिकेट की एक रिपोर्ट में कहा था ईरान में 2005 का चुनाव था और इस वजह से बातचीत पर कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। उस रिपोर्ट में ये भी लिखा था 2013 में जब हसन रूहानी फिर चुने गए तो विश्व समुदाय ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर फिर से बात शुरू की। दशकों की शत्रुता के बीच ओबामा प्रशासन के पास 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पहुंचा। इसे बड़ी राजनीतिक कामयाबी के तौर पर देखा गया। दोस्तों, उसके बाद ट्रंप का आना हुआ। ट्रंप के दौर के टकराव में इस बार अमेरिका में चुनाव आया और ट्रंप ने एक तरफा फैसला लेते हुए इस समझौते को रद्द कर दिया। ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए। यहाँ तक कि ट्रंप ने दुनिया के देशों को धमकी देते हुए कहा, ईरान से व्यापार जो करेगा अमेरिका से कारोबारी संबंध नहीं रख पाएगा।
इसका नतीजा यह हुआ कि ईरान पर अमेरिका, इंडिया और यूरोप में खुलकर मतभेद सामने आए। यूरोपियन यूनियन ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को बचाने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप नहीं माने। ईरानी क्रांति के बाद पिछले 4 दशकों में ईरान और अमेरिका के बीच अदावत के कई नाजुक मोड़ आए। ईरानी जनरल की अमेरिकी हवाई हमले में मौत के बाद एक बार फिर दोनों दुश्मनों की दुश्मनी एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन बना हुआ है दोस्तों, उसे दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पास आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।